Hey guys, welcome to my channel. Join my Telegram group for exclusive updates and content related to examination and connect with me on LinkedIn. Let us learn and grow together. Now we will discuss about the question paper from 28 March 2024 that happened back then, or it will be in detail along with all the solution the way we did before. देखते हैं पहला क्वेश्चन. इट इज़ अबाउट मैच द फॉलोइंग ट्राइब. पूछा गया है टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी पोर्शन से. यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजन्स के नाम दिए हुए हैं, साथ में यहाँ पे नेचर बताना है हमें कि किसका नेचर कैसा है, कौन सा पॉइजन स्पाइनल है, मतलब कि विच अफेक्ट्स दी स्पाइनल कॉर्ड, कौन सा कार्डियक है और कौन सा एस्फिक्शिएंट्स है ना, कौन नेफ्रोटॉक्सिक मतलब कि जो कि हमारे किडनीज इन सबको हार्म पहुंचाता है, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को. एस्फिक्शिएंट मतलब कि ब्रीथिंग के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर देगा वो. डेथ का पॉसिबल रीजन होगा लैक ऑफ एयर कॉन्टैक्ट विद द पर्सनस लंग. देखते हैं पहले स्पाइनल पॉइजन क्या है, मतलब कि जो कि स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट स्ट्राइशनिन. फिर कार्डियक पॉइजन, कार्डियक रिदम को स्लो डाउन कर देगा, हार्ट की फंक्शनिंग को ब्लॉक कर देगा, ये होता है एकोनाइट. एस्फिक्शिएंट, ब्रीथिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि ब्रेथलेसनेस की वजह से डेथ भी हो जाए, जो कि होती ही है कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में. कौन सा कंपाउंड बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड? हीमोग्लोबिन के साथ जाएगा, बाइंड कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि फेटल हो जाता है. सो ये हुआ. एंड लास्ट इज नेफ्रोटॉक्सिक विच इज मर्क्यूरी. सो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. यहाँ डिफरेंट सेक्शंस दिए हुए हैं एंड वी हैव टू टेल कि कौन सा सेक्शन आखिर किस चीज़ के लिए है. IEA के सेक्शन से सारे. ओके, सेक्शन 32, सेक्शन 45, 138 एंड 136 सेक्शन यहाँ पे दिए हैं. मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है विच इज डेफिनेटली क्वाइट इजी फॉर अस टू सॉल्व. देखो, सेक्शन 45 इज अबाउट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट. तो बी का 4 होगा, बट बी का 4 तो हमें 2 ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी. ओके, नो प्रॉब्लम, बाकी के ऑप्शंस देखते हैं. 32 सेक्शन होता है फॉर डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि ए का 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. 138 सेक्शन होता है फॉर procedure of recording of medical evidence. 136 section is for it is a part of Mental Health Act. So option 1 is the correct answer. Now let us have a look at question number 3, which is match the column type of question. Question again FMT से है, forcing medicine and toxicology. यहाँ पे सारे different type of wounds and injuries दिए हैं, जैसे कि ये question है types of injury portion से, ठीक. तो अब इंजरी का टाइप आई होप यू ऑल नो कि अलग अलग टाइप क्या क्या होगा. एक होता है एब्रेशन, फिर आता है कॉन्ट्यूजन ऑफन टर्म्ड एज ब्रूज, फिर इंसीजन आता है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के लेसरेशंस आते हैं. इसके आगे भी हम पढ़ते हैं डिफरेंट फ्रैक्चर्स के बारे में. सो इट इज़ समथिंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इससे क्वेश्चंस या तो फिर नेट में भी देंगे या मॉक टेस्ट में भी देखने को मिल ही जाते हैं कि टाइप्स ऑफ इंजरी, उनका नेचर एंड एवरीथिंग लाइक दैट. देखो, पहला है लेसरेशन. लेसरेशन जो होता है इट इज़ हार्ड एंड ऑफन कॉज ड्यू टू ब्लंट फोर्स, जैसे कि एक्स हो गया, यानी कि कुल्हाड़ी से एक लेसरेटेड वुंड बन सकता है. लेसरेटेड वुंड का नेचर ही ये है कि वो एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से बन रहा है. फिर उसके बाद एग्जिट वुंड, एंट्री वुंड, ये दोनों जो है ना वो गन शॉट इंजरी से रिलेटेड है. एक का ऑप्शन सेकंड है, तो दिस माइट बी द करेक्ट आंसर, बट बाकी सारे ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं. एग्जिट वुंड जो होता है ना वो तब बनता है जब गन जो सॉरी नॉट गन बट गन से निकली बुलेट एंड बुलेट ने पेनिट्रेट किया किसी भी पर्सन की बॉडी को. जब वो अंदर जा रही होती है तब बनेगा आपका एंट्री वुंड. जब वो बॉडी से बाहर निकल जाती है तब बनता है एग्जिट वुंड. अब जो एंट्री वुंड होता है उसकी मार्जिन्स होती हैं इन्वर्टेड. एंट्री वुंड की मार्जिन कैसी होंगी? इन्वर्टेड, मतलब कि अंदर की तरफ. गोली इधर से गई पर्सन की बॉडी में, ये जो एंट्री वुंड है वो अंदर की तरफ है. वहीं पे जब भी गोली बाहर निकलती है, बुलेट बाहर निकलती है पर्सन की बॉडी से, तो कुछ ऐसा टाइप का बन जाएगा. ये एग्जिट वुंड होता है. एग्जिट वुंड मतलब कि गोली ने एग्जिट किया, गोली एंटर हुई तो एंट्री यानी कि इनसाइड गया, इन्वर्टेड. एवर्टेड कब बना? एवर्टेड वॉट एवर, जब
बॉडी से बाहर निकलती है बुलेट, तब जाके एवर्टेड मार्जिन्स बनती हैं। ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इंसिजन्स का भी देख लेते हैं। इंसिजन्स यूजुअली शार्प कटिंग फोर्स की वजह से बनते हैं, जैसे कि मर्डर वेपन के लिए नाइफ यूज किया गया हो, सो दैट इज अ टाइप ऑफ इंसिजन वुंड। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है मर्डर के लिए तब, या फिर किसी भी पर्पस के लिए, सुसाइड के लिए भी यूज किया जा सकता है, वहां पे शार्प कटिंग फोर्स होता है, वहां पे बनती है इंसिजन टाइप ऑफ इंजरी। तो लेसरेशन बनेगा ब्लंट फोर्स की वजह से, इंसिजन होगा शार्प फोर्स की वजह से। डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ ग्लास कैन बी मेजर्ड बाय। ग्लास फ्रैक्चर का क्वेश्चन इतना कॉमन है कि हमने पिछले 3 पेपर में देखा है इस क्वेश्चन को, एंड दिस इज द वेरी थर्ड टाइम दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। इसलिए मैं हर लेक्चर में कहती हूँ कि एक बार एग्जामिनेशन पढ़ लेना ग्लास फ्रैक्चर का, अलॉन्ग विद दैट टाइप्स ऑफ ग्लास फ्रैक्चर भी एक बार देख लेना, या फिर टाइप्स ऑफ ग्लास भी देख लेना। डिफरेंट कंपोजिशंस होते हैं ग्लास के, तो वो भी एक बार चेक कर लेना कौन सी ग्लास में क्या कंपोजिशन है। बोरोसिलिकेट ग्लास में क्या कंपोजिशन है, टेम्पर्ड ग्लास में, लेमिनेटेड ग्लास में, हर एक टाइप के ग्लास में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स में, यानी कि रेडियल फ्रैक्चर हो गया, कंसेंट्रिक फ्रैक्चर हो गया, वो सब कुछ। सो यहाँ पे एक मेथड की बात की गई है जो है डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। ग्लास के लिए यूज किया जाता है ब्रोमोफॉर्म और ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों लिया जाता है इक्वल के कॉन्सेंट्रेशन में। क्यों? ताकि हम ग्लास की डेंसिटी पता कर सकें। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड फाइबर। मतलब वो मैन मेड फाइबर नहीं है, तो इट इज डेफिनेटली अ नेचुरल फाइबर। फाइबर एनालिसिस के पोर्शन से क्वेश्चन आया है। 2 टाइप होते हैं फाइबर के, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैन मेड। ये कॉमन टाइप होता है, इसके आगे तीसरा चौथा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल फाइबर में 2 टाइप और हो जाते हैं, विच इज प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। ठीक है, तो अच्छा मिनरल फाइबर भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, या फिर हम मिनरल फाइबर को 3rd कैटेगरी भी मान सकते हैं, डिपेंड्स, बट मिनरल तो यूजुअली नेचुरली ऑकरिंग है। एनीवेज, यहाँ पे देखो नायलॉन क्या होगा, नायलॉन है एक मैन मेड फाइबर, तो ये तो आंसर नहीं है। फिर अगला है विक्यूना, दिस इज द आंसर। विक्यूना जो है वो नेचुरल फाइबर है जो कि एनिमल से ऑब्टेन होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट एनिमल फाइबर, विक्यूना इज द करेक्ट आंसर। एक्रेलिक भी नहीं है, पॉलिस्टर भी नहीं है। सो यू मस्ट नो कि किसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा मैनमेड फाइबर है। जरूरी नहीं है कि हमसे हर बार वुल और कॉटन ही पूछा जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिप्रेसेंट। ये फॉरेंसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नार्कोटिक्स क्या है, सेडेटिव्स क्या है, डिप्रेसेंट क्या है, यू मस्ट नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इनमें से कौन है जो कि डिप्रेसेंट नहीं है? अब वो डिप्रेसेंट नहीं है तो वो क्या होगा? जैसे कि एम्फेटामिन है, एम्फेटामिन डिप्रेसेंट नहीं होता है। एम्फेटामिन एक टाइप ऑफ स्टिमुलेंट ड्रग है, तो अब ये स्टिमुलेंट है तो डेफिनेटली डिप्रेसेंट नहीं है। डायजापाम, अल्कोहल एंड क्लोरडायजापाम, ये तीनों ही डिप्रेसेंट होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which of these is preferred as an antidote of opium? Naloxone, belladonna, atropine or nalorphine? Naloxone is preferred antidote of opium. एंटीडोट क्या होता है? जो किसी भी ड्रग के इफेक्ट को काउंटर कर दी, उसको ही तो हम एंटीडोट बोलते हैं ना। सो नैलोक्सोन जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। फाइन, वहीं पे एट्रोपाइन या फिर नैलोरफिन, दिस आर नॉट द एंटीडोट ऑफ ओपियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आया हुआ है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इन्वेंट किसने किया था। सो The answer is Alex Jeffrey. कार्ल म्यूलिस ने नहीं, कार्ल लैंडस्टीनर ने तो ABO ब्लड ग्रुप दिया था, वहीं एडमंड लोकार्ड ने क्या दिया था? लोकार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, जो कि 7 प्रिंसिपल में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल होता है फॉरेंसिक साइंस का। ओके, 9th क्वेश्चन, रन अमॉक। रन अमॉक एक कंडीशन होती है। अच्छा, क्या कंडीशन मैं बाद में बताती हूँ, पहले ना एक हिंट दे देते हैं। इफ यू नो द आंसर, ये एक हेलुसिनोजन की वजह से कॉज होता है। अब देख लो इनमें कौन सा एक हेलुसिनोजन है, इफ यू नो। सो रन अमॉक की कंडीशन यूजुअली कॉज होती है कैनबिस सटाइवा की वजह से। अब इस कंडीशन में क्या होता है ना, पर्सन रहेगा विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैनबिस। ठीक है, वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ही हेलुसिनेशन में चला जाएगा, हेलुसिनेशन की स्टेट में, और दौड़ने लग जाएगा, सब लोगों का मर्डर वर्डर करने लग जाएगा, जो कुछ भी है।
एट एंड उसको रियलाइज होगा उसने क्या क्या मिसचीव्स कॉज किए हैं, और वो गिल्ट में या जिस भी वजह से हो, आफ्टर दिस रियलाइजेशन सिंपली वो जाकर या तो सरेंडर कर देगा या फिर सुसाइड कमिट कर देगा। तो सोचो कितनी हार्मफुल होती है रन अमॉक की कंडीशन। अगला है द कैनबिस प्रोडक्ट, ये भी कैनबिस से है, सच एज गांजा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो ये एक बार देख लेने का है हमें कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कैनबिस प्लांट के, वो डिफरेंट डिफरेंट लाइक कंपोनेंट बनाने के लिए यूज होते हैं। जब हम बात करें गांजा की, तो गांजा ना फीमेल फ्लावरिंग टॉप से बनता है। फ्लावरिंग टॉप तो लिखा है बट यू मस्ट नो कि ये फीमेल फ्लावरिंग टॉप से बनता है। वैसे हशीश ऑयल है, ऑयल का कंपोनेंट है, कोई रूट से बनेगा, कोई स्टेम से, कोई लीफ से, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। भांग कहाँ से बनता है वो भी एक बार चेक कर लेना, है ना। तो ये सब है, चरस भी है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। तो वो कहाँ कहाँ से प्रिपेयर होते हैं कैनबिस के कौन कौन से पार्ट के, यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। अटॉप्सी इज परफॉर्म्ड ऑन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अटॉप्सी होती है वो तो फुल बॉडी की होती है, ऐसा तो नहीं लिखा है कहीं की इंटेस्टाइन की होगी या सिर्फ हेड की होगी या जहाँ पे इंजरी है सिर्फ वहाँ की होगी। जब भी अटॉप्सी कंडक्ट करा रहे होते हैं फॉरेंसिक डॉक्टर्स, तो दे मेक श्योर कि वो इंटायर बॉडी की कराई जाए, बिकॉज यू मे नेवर नो कि कौन से पार्ट में ड्रग का इन्फ्लुएंस है, कौन सा पार्ट जो है वो हमारे काम का हो, है ना, फर्दर एनालिसिस कैरी आउट करने के लिए। तो विच इज वाई पूरी बॉडी का, पूरी डेड बॉडी का ही अटॉप्सी परफॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ हैंगिंग। देखो हैंगिंग की क्लासिफिकेशन में पहले तो ये हैंगिंग का क्वेश्चन है, क्या क्या टाइप्स होते हैं हैंगिंग के। सिंपल है, टिपिकल हैंगिंग, ए टिपिकल हैंगिंग, इसको नोट डाउन भी करते चलना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इस एग्जाम में नहीं और भी एग्जाम्स में भी। फिर और दो टाइप होंगे, किस किस बेसिस पे मैं बताती हूँ। एक होता है कंप्लीट हैंगिंग, दूसरा होता है पार्शियल हैंगिंग। देखो ये जो है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ नॉट है, जो नॉट लगी होती है ना हैंगिंग के टाइम पे, उसके बेसिस पे। टिपिकल हैंगिंग में नॉट की जो पोजीशन है इट विल बी इन द ऑसिपिटल रीजन, है ना, और एटिपिकल में कहीं भी हो सकता है, ऑसिपिटल के छोड़े, इन द ऑसिपिटल एरिया के छोड़ के कहीं भी हो सकता है, ऑसिपिटल में तो नहीं ही होगा। कंप्लीट और पार्शियल हैंगिंग ये है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी, जो डेड बॉडी है ना उसकी पोजीशन के बेसिस पे कंप्लीट और पार्शियल हैंगिंग डिसाइड होता है। कंप्लीट हैंगिंग में बॉडी अच्छे से हैंग है प्रॉपर और कंस्ट्रिक्शन फोर्स की तरह यहाँ पे हेड एक्ट कर रहा है। पार्शियल हैंगिंग में बॉडी अभी भी हो सकता है फ्लोर के कांटेक्ट में हो, या फिर जैसे टेबल यूज किया था इसने तो हो सकता है टेबल के कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो ये पार्शियल हैंगिंग है। अब इनमें तो कंप्लीट भी आता है, हाँ पार्शियल भी आता है, एटिपिकल भी आता है, वीनस कंजेशन नहीं है हैंगिंग का टाइप, ठीक है। तो आई होप ये 4 टाइप्स आपको अच्छे से क्लियर हैं, टिपिकल, एटिपिकल, एंड आई होप ये नोट डाउन भी कर लिया होगा। देन कंप्लीट हैंगिंग, चौथा क्या था, पार्शियल हैंगिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन आया है, इंटेंडेड राइटिंग कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय, पहले तो ये जानना जरूरी है इंटेंडेड राइटिंग क्या चीज होती है। व्हेन वी अप्लाई हाई प्रेशर ऑन द पेज, ऑन द पेपर, ऑन द राइटिंग सरफेस, तब क्या होगा, पीछे की तरफ वो छप जाता है, ठीक है। तो जब वो ऐसे छप जाएगा तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ प्रोसेस के थ्रू हम उसको डेसिफर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि क्या लिखा था। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एस लिखा, अब वो बहुत अच्छे से मैंने अच्छे ह्यूज प्रेशर के साथ लिखा था, पीछे की कम से कम 1-2 पेज में तो छपेगा ही ना, हो सकता है नेकेड आई से दिख जाए, क्यों नहीं दिख सकता। एसडा, एसडा का तो काम ही इंटेंडेड राइटिंग को ऑब्जर्व करना होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो एसडा उसका आंसर है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये तो डीएनए वाली चीज हो गई है ना, डीएनए के टॉपिक से आया हुआ ये एग्जाम्पल है। माइक्रोस्कोपी भी हाँ दिख सकता है बट इलेक्ट्रोफोरेसिस से नहीं दिखता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस तो एक अलग ही फिनोमिना है, डीएनए को सेपरेट कर लो, कोई पार्टिकल्स हो गए उनको सेपरेट कर लो, है ना। डीएनए के सेपरेशन में यूजुअली इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है ज्यादातर, जो हम पढ़ेंगे अभी उसमें तो हम यही देखेंगे, और मे भी क्वेश्चन आगे हो। सो दिस इज द आंसर। फिर आता है अगेन मेडिको लीगल अटॉप्सी इज डन बाय द परमिशन ऑफ, मेडिको लीगल अटॉप्सी वैसी अटॉप्सी जो की जा रही हो किसी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, है ना। कोई ऐसा डेथ का केस है, अननोन डेड बॉडी हमको मिली है, तो वहाँ पे मेडिको लीगल अटॉप्सी की जा रही है, परमिशन तो मैजिस्ट्रेट ही देगा, सीरोलॉजिस्ट का नहीं है, रिलेटिव से क्या ही लेना देना, मेडिकल ऑफिसर का भी नहीं है यहाँ पर रोल। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की परमिशन से ही मेडिको लीगल अटॉप्सी होती है, उनका सिग्नेचर लगता है। फिर आते हैं फिंगरप्रिंट पोर्शन में, लेटेंट फिंगरप्रिंट कैन बी डेवलप्ड बाय, लेटेंट फिंगरप्रिंट क्या है, वैसी फिंगरप्रिंट जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिख रही है। अब नहीं दिख रही है तो क्या करना पड़ेगा, उसका डेवलपमेंट ही तो करवाना पड़ेगा ना। तो
डेवलपमेंट ऑफ लेटेंट फिंगरप्रिंट के लिए हमें आयोडीन फ्यूमिंग मैथड यूज़ करना होता है. अब ये मैथड कैसे होता है थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं. इस मैथड के लिए ना आयोडीन के कुछ क्रिस्टल्स ले लेंगे. किसके क्रिस्टल्स हैं? आयोडीन के क्रिस्टल्स. इसको हम कर देंगे हीट करने के बाद इसमें से निकलेगा फ्यूम्स, धुआं. उसको हम उस ऑब्जेक्ट को, यानी कि जैसे हमें इसमें फिंगरप्रिंट है ऐसा लग रहा है, सस्पिशन है, इसको यहाँ पर रख देंगे फ्यूम्स के इन्फ्लुएंस में. क्रिस्टल्स हैं, हीट हुए, फ्यूम्स निकला, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अगर प्रेजेंट है फिंगरप्रिंट तो वो बन के आ जाएगा. दिस इज द एंटायर प्रोसेस. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है द पैटर्न मे बी ये विजिबल नहीं हो अच्छे से. द पैटर्न हैविंग टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ओवरलैपिंग लूप. दो लूप होंगे, सेपरेट होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे. आर प्रेजेंट विद सेपरेट शोल्डर एंड टू डेल्टास. डेल्टा का नंबर दे दिया है, फिंगरप्रिंट का क्वेश्चन है, दो डेल्टा है. दी कोर फॉर्मिंग रिजेस, कोर लाइन्स ऑफ द लूप ओपन टूवर्ड द, ये कीवर्ड है इसका, सेम साइड बोल रहा है. ठीक है, सेम साइड. तो ऐसा पैटर्न क्या क्या कहलाएगा ये पूछ रहा है. देखो डिफरेंस ना सिर्फ यहीं पे आता है, सेम साइड और अपोजिट साइड. अगर कहीं भी लिखा हुआ है ना कि दो लूप हैं जिनकी ओपनिंग सेम साइड पे हो रही है, दैट इज नथिंग बट योर लेटरल पॉकेट लूप. ऐसा कुछ होता है दिखने में. ये देखो ऐसा, ये एक लूप है, देन वहीं से कहीं से डबल लूप कुछ आ जाएगा, तो उनका सेम साइड ओपनिंग है. और यिंग यांग जैसा जो दिखता है ना, जिसकी ओपनिंग सेपरेट है, एक की ओपनिंग इधर है, उतना अच्छे से तो बना नहीं है ये, ऐसा कुछ, एक की ओपनिंग इधर है और ये दूसरा लूप है उसकी ओपनिंग इधर कहीं पर है. तो ऐसा वाला जो रहता है उसको हम बोलते हैं ट्विन लूप. फाइन. डिफरेंट साइड ओपनिंग है, अगर डिफरेंट साइड पे ओपनिंग है तो वो क्या कहलाएगा? ट्विन लूप. ठीक है. और अगर सेम साइड पे ओपनिंग है, सेम साइड पे ओपनिंग है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? लेटरल पॉकेट लूप. ये नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है फिर से भी. चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैंड राइटिंग. क्लास कैरेक्टर नहीं है तो डेफिनेटली इंडिविजुअल कैरेक्टर तो है ही, है ना. क्लास कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि जो कि ग्रुप ऑफ पीपल में कॉमन होती है, बहुत से लोग उस कैरेक्टर को शेयर कर रहे होते हैं. तो दैट आर नथिंग बट एम्बेलिशमेंट्स. एम्बेलिशमेंट्स आर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, बट वहीं पे स्लैंट, फॉर्म, अलाइनमेंट, दिस आर ऑल क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स. On to the next question. The region of hair located between two layers containing pigmented granule which are at times responsible for color as well. तो देखो तीन layers होंगे, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला. ये तीनों किसके लेयर्स हैं? हेयर के. क्यूटिकल जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये हो गया आपका सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट लेयर. ये कॉर्टेक्स जो है वो मिडल लेयर होता है, और कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स. ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा? कॉर्टेक्स. पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18th क्वेश्चन की इंग्लिश वर्जन कहाँ है? ओ सॉरी 19th क्वेश्चन, ये 18 था ना. 19th क्वेश्चन कहता है एडमंड लुकार्ड ने, अभी हमने पढ़ा था, एडमंड लुकार्ड ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था? मैंने एक ऑप्शन में समझाया था, लॉ ऑफ एक्सचेंज उन्होंने दिया था. किसने? एडमंड लुकार्ड ने. दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर. अभी ऊपर ऑप्शन में ही हमने डिस्कस किया हुआ था, इसलिए कहते हैं कि एक ऑप्शन को अच्छे से देख लेना चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं. फिर अगला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ रीडिंग या इंटरप्रिटेटिंग द इरेज्ड और ऑब्लिटरेटेड मटेरियल दैट इज इलिजिबल इज नोन एज डेसिफरमेंट. इसी को ही तो डेसिफर करना कहते हैं ना. कहाँ से आया क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन है ये. तो डेसिफर करने की जब हम बात करेंगे तो इट इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इरेज्ड या फिर ऑब्सक्योर्ड राइटिंग, जहाँ पे कुछ स्पेशल फॉरेंसिक टेक्निक्स यूज हो रही होती हैं. क्वेश्चन नंबर 20. Done. 21. Which one of the following is a sign of antemortem hanging? Antemortem hanging मतलब कि अच्छा ये रिपीट हो रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था, सेम नहीं 2022 में था, सॉरी. सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है. देखो तो एंटीमोर्टम हैंगिंग मतलब कि पर्सन जो था ना वो मरने के पहले ही हैंग कर दिया गया था. ही वॉज अलाइव बिफोर डेथ. तो अगर वो अलाइव था तो ऑब्वियसली देयर वुड बी सम ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, है ना, फ्लोइंग ऑफ सलाइवा. तो ये सबसे अच्छा साइन होता है एंटीमोर्टम हैंगिंग का. सो दिस इज द केस. पूछता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कि हम कैसे बताएं कि वो पोस्टमार्टम हैंगिंग है या एंटीमोर्टम हैंगिंग है. तो ये पोस्टमार्टम हैंगिंग क्या है, एंटीमोर्टम हैंगिंग क्या है, ये इतना सा डिफरेंस तो क्लियर ही होगा. फिर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22.
क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, पीसीआर in respect to PCR technique in a degraded biosample the longer the amplification length। देखो जब भी PCR होता है ना, जितना ज़्यादा टाइम एम्पलीफिकेशन के लिए लगेगा उतना ज़्यादा ही फेलियर हो जाएगा कि आपका PCR है ना वो फेल हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में होगा तो बहुत अच्छी बात है। एंड दिस इज मोस्टली ड्यू टू इनकम्प्लीट एंड इनकम्प्लीट टैम्पलेट, इसका रीज़न है इनकम्प्लीट या तो फिर कैसे टैम्पलेट, फ्रेगमेंटेड टैम्पलेट्स। To prevent contamination during setup of PCR reaction, which one of this is not important? इंपॉर्टेंट मत समझ लेना, क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार रीड करना, बिकॉज समटाइम्स वो नॉट में एंड सम ऐसे कुछ वर्ड्स में कंफ्यूज कर देता है। तो पीसीआर का कंटामिनेशन जब हम कर रहे होते हैं, मतलब प्रिवेंट कर रहे होते हैं कंटामिनेशन, तो इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, देखो कोई भी प्रोसेस करने से पहले हमें मेक श्योर करना होता है कि वो प्रॉपर तरीके से स्टेराइल हो, सेटअप है ना, किसी तरह का कंटामिनेंट मत प्रेजेंट हो। सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं। प्री एंड पोस्ट पीसीआर सैंपल शुड बी प्रोसेस्ड इन सेपरेट एरिया। क्या ऐसा ज़रूरी है कि कोई भी सैंपल है उसको सेपरेट एरिया में प्रोसेस करें, पीसीआर के पहले और पीसीआर के बाद में? हाँ, ये तो ज़रूरी है, तो ये तो सही है, बट यहाँ तो नॉट पूछ रहा है। इक्विपमेंट यूज्ड फॉर प्री एंड पोस्ट पीसीआर शुड बी क्लीन, हाँ इट शुड बी क्लीन। फिर अगला क्या बोल रहा है, रिएजेंट यूज्ड फॉर प्री एंड पोस्ट पीसीआर शुड बी सेपरेटेड, यही बात हो गई सेम। तो ऑब्वियसली यही सही आंसर है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ बोवाइन सीरम डालना है, को डालना है, अवॉइड करना चाहिए। बोल रहा है नहीं, बोवाइन सीरम हेल्प्स स्टेबलाइज द रिएक्शन, सो इसको तो डालना ही है, पर यहाँ तो अवॉइड बोल रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाकायामा रिएजेंट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। देखो 2 टेस्ट होते हैं बड़े कॉमन से, टाकायामा टेस्ट और टिकमैन या टाइकमान, जो भी इसको प्रोनाउंस करो, टेस्ट। अब ये होते हैं ब्लड के लिए। नेचर क्या है टेस्ट का, कन्फर्मेटरी, मतलब कि कन्फर्मली आपको बता देगा कि हाँ ये ब्लड ही है, तो आंसर इसका ब्लड है। ये दोनों टेस्ट का नाम याद रखना, टाकायामा एंड टाइकमैन टेस्ट। एंड हाँ, वीडियोस भी अवेलेबल है दोनों टेस्ट से रिलेटेड, तो अगर डिटेल में देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है दोनों लेक्चर्स की, एक बार चेकआउट कर लेना, बहुत छोटे लेक्चर्स है। फिर 25 अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्वेश्चन आया है आपका फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स से। यहाँ पे पहले हम क्रोनोलॉजी देख लेते हैं क्या है ना, फायर आर्म कैसे इवॉल्व हुए, ये क्वेश्चन उससे आया हुआ है। सबसे पहले ना एकदम फन के लिए ऐसे ही जलाया जाता था रोमन कैंडल ट्यूब, इसको भी लिखते चलना है। कब आया था क्या है हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इसे थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले रोमन कैंडल ट्यूब आया था, ठीक है। उसके बाद में आया था हैंड कैनन। हैंड कैनन थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन मान सकते हैं हम रोमन कैंडल ट्यूब का। हैंड कैनन के बाद आया था मैच लॉक। फिर मैच लॉक के बाद आया था व्हील लॉक। फिर आया था स्नैप हाउंड्स के बाद आया था फ्लिंट, एफ है ना ये, फ्लिंट लॉक। ये सारा ऐसे लाइन से लिखते चले जाना, कौन किसके बाद आया था, क्या आया था। फ्लिंट लॉक आया था, फिर हमारे पास आया था परक्यूशन, देन ब्रीच लॉक। ये पूरा एक सीक्वेंस है, किसके बाद क्या आया था वाला। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रहा है। देखो सबसे पहले तो यहाँ फ्रंट लॉक व्हील लॉक में हमने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या था, मैच लॉक, तो यानी ऑप्शन सी पहले होना चाहिए। फिर है व्हील, यानी कि फिर उसके बाद ऑप्शन डी होना चाहिए, दिस माइट बी द करेक्ट आंसर। फिर क्या बोल रहा है, स्नैप हाउंड्स, हाँ यानी कि ऑप्शन ई। बी में क्या है, फ्लिंट लॉक, ठीक है, ये दोनों से तो मतलब ही नहीं है। फिर इतना ही है, ये है आंसर। इस सीक्वेंस को अच्छे से देख लेना, रोमन कैंडल ट्यूब, हैंड कैनन, मैच, व्हील, देन स्नैप, देन फ्लिंट लॉक। ओके, फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, which one of the following does not fall under the category of unnatural sexual offenses। मतलब कि वो एक नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस है। ओके, सोडोमी, इंसिस्ट, बेस्टिलिटी, बकल कोइटस। इंसिस्ट, सोडोमी, बेस्टिलिटी एंड बकल कोइटस, ये तीनों ही अननेचुरल टाइप में आते हैं। पूछा था क्वेश्चन, डज नॉट फॉल, डजंट फॉल, मतलब कि नहीं है अननेचुरल टाइप, ओके, नेचुरल है। तो इंसिस्ट में क्या होता है ना, पीपल विल बी हैविंग ऑल दोज रिलेशंस इन देयर फैमिली ओनली, कि पूरे फैमिली में ऐसी चीज़ें होती हैं। सोडोमी एंड दिस ऑल आर नॉट द टाइप। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स क्रोनोलॉजिकली
टू बी फॉलोड एट द सीन ऑफ क्राइम, ये है CSM का क्वेश्चन है, क्राइम सीन मैनेजमेंट का। एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब भी आप क्राइम सीन में पहुंचो सबसे पहला काम तो सिक्योर करना ही होता है क्राइम सीन को, है ना। विदाउट सिक्योरिंग क्या पता कुछ फॉरेन एलिमेंट्स अंदर आके एविडेंस को हैम्पर कर दें। नेक्स्ट स्टेप, अब तो ऑप्शन बी, अब इन दोनों में से तो कोई भी हो सकता है। फिर फोटोग्राफी की जाती है, फोटोग्राफी के बाद हम फोटोग्राफी करेंगे, जो भी एविडेंस कहाँ कहाँ क्या पड़ा है सब देख लेना है। फिर एविडेंस को कलेक्ट करो, उसके बाद उस एविडेंस को पैक कर दो। पैकिंग के बाद का क्या स्टेप आता है, चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी के लिए उसको भेज देना होता है, ठीक है, वहाँ पे आगे की चीज़ें होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 28 क्वेश्चन, टीचिंग ऑफ फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो कहाँ पे हुआ था, सागर में, MP में, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, सुना ही होगा, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो HPLC क्या है। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। कभी कभी ना इसको पहले के टाइम में प्रेशर वर्ड भी यहाँ पे यूज कर दिया जाता था, बट करेंटली इट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन टेक्निक है। व्हेन पैकिंग मटेरियल यूज्ड इन द कॉलम इज पोलर इन नेचर, अभी पैकिंग मटेरियल का नेचर क्या बोल दिया है यहाँ पे, पोलर बोला है, और मोबाइल फेस जो होगा वो नॉन पोलर होगा। देखो कॉलम जो है ना उसको हम बोलते हैं सॉलिड फेस, और मोबाइल फेस जो होता है वो मूव करता है इस पे, ठीक है। मोबाइल फेस कुछ भी हो सकता है, गैशियस भी हो सकता है, मोबाइल फेस लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड फेस तो सॉलिड ही है ज़्यादातर केसेस में। तो ऐसे में जब आपका ये कॉलम जो है वो पोलर है और मोबाइल फेस जो है वो नॉन पोलर है, व्हाट इज द टाइप ऑफ, व्हाट इट विल बी कॉल्ड, सिंपल अगर बोलूँ तो कैसा फेस, एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है, नॉर्मल फेस ही कहलाता है। सो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मच ऑफ योर माइंड इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट अ फिंगरप्रिंट पैटर्न। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सारे फिंगरप्रिंट पैटर्न के नाम पता होने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम लूप टू वर्ल टू आर्क टू कंपोजिट्स। कंपोजिट्स में तो अलग ही अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि लेटरल पॉकेट लूप, सेंट्रल पॉकेट लूप, ट्विन लूप, एक्सीडेंटल्स, है ना, ये सब आते हैं। इनके भी टाइप्स होते हैं, लूप में भी दो होंगे, अल्नर लूप, रेडियल लूप, वर्ल में भी दो टाइप के होते हैं, आर्क भी दो हैं, टेंडेड, नॉर्मल एंड ऑल, फिर ये सब भी हैं, बट अभी तो फिलहाल यहाँ पे इतना ब्रीफली नहीं पूछ रहा है, तो रिच इसका आंसर है, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज अनदर टर्म फॉर इनविजिबल फिंगरप्रिंट को क्या बोलते हैं, अभी पूछा हुआ था लेटेंट फिंगरप्रिंट के डेसिफरमेंट के लिए क्या यूज होता है ना, तो लेटेंट फिंगरप्रिंट ही तो बोलते हैं। क्या है जो इनविजिबल प्रिंट है, लेटेंट प्रिंट है। पेटेंट प्रिंट भी होता है जो कि दिख रहा होता है हमें, विजिबल प्रिंट है ये। प्लास्टिक टाइप ऑफ प्रिंट है, जैसे जो प्रिंट वैक्स में बन गया, जो प्रिंट सोप में बन गया, प्लास्टिक टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट, ओके। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन लेटेंट फिंगरप्रिंट। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके डर्मेटोग्लिफिक्स से, तो एक बार ये प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना, और पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन आगे हमें देखने को मिले हैं ना, तो इसके आंसर्स यहाँ पे दिए हैं, सब टेक्निक पढ़ाई है मैंने, केमिकल मेथड भी पढ़ लेना, साथ ही साथ फिजिकल मेथड भी पढ़ लेना एक बार अच्छे से, लेक्चर्स ही ऊपर से देख लो, ज़्यादा टाइम है भी नहीं वैसे भी एग्जामिनेशन को, एंड इफ नॉट सो बिल्कुल टाइम नहीं है तो मत देखो उतना भी, सिर्फ क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख के चले जाना। सोडियम क्लोराइड जो है ना वो लेटेंट फिंगरप्रिंट से रिएक्ट करता है, कहाँ प्रेजेंट है पहले तो ये जान लो, हमारे स्वेट में ही प्रेजेंट होता है ये, तो ये टेक्निक बेसिकली पूछ रहा है। तो NaCl जब रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड से तब वो क्या बनाता है, ये सिल्वर नाइट्रेट मेथड है, ठीक है, सॉरी नॉट AgNO3 से, AgNO3 से, NaCl किससे रिएक्ट करेगा, AgNO3 से। ये किसका फॉर्मूला है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है, ठीक है, इस इक्वेशन बना के बता रही हूँ। तब यहाँ पे NaNO3 बनता है और AgCl भी बनता है ना, ये है आपका इक्वेशन। ये इक्वेशन एक बार देख लेना अच्छे से। सिल्वर नाइट्रेट मेथड की बात हो रही है, एक टाइप ऑफ केमिकल मेथड है, क्यों यूज होता है, डेसिफरमेंट के लिए यूज होता है, इनविजिबल फिंगरप्रिंट के। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 33 नंबर का क्वेश्चन, स्टार्च आयोडीन टेस्ट पूछ रहा है, किस बॉडी फ्लूइड के लिए है। स्टार्च आयोडीन टेस्ट होता है सलाइवा के लिए, ठीक है, सलाइवा की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए। अमाइलेज, ये सारे कंपोनेंट हो गए ना, लाइजोजाइम, ये सब प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में, जो कि इन टेस्ट का एक बेस फॉर्म करते हैं। फिर अगला देखते हैं,
ओके अच्छा, अलोंग विद दिस एक और टेस्ट भी यहाँ पे यूज होता है, फाडेबास टेस्ट। फाडेबास टेस्ट। और भी एक टेस्ट होता है ल्यूगोल्स आयोडीन टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च आयोडीन टेस्ट, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग है ल्यूगोल्स, LUGOL एपोस्ट्रोफी S, अगर ये समझ ना आ रहा हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर। फिर से फाइबर का क्वेश्चन है, वुल है, कॉटन है, मोहेर है, कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये होता है एनिमल से, शिप से, ये होता है प्लांट से, ये तो बिल्कुल मैन मेड है, इसको कंसीडर ही नहीं करना है, ये आता है एनिमल से, मोहेर। ठीक है, तो ABD, ABD, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, a deliberate attempt to alter usual handwriting habit in hope of hiding identity। अगर कोई पर्सन एफर्ट कर रहा है अपनी ओरिजिनल हैंड राइटिंग को थोड़ा सा बदल के नकली बनाने की, क्यों, ताकि वो स्केप कर सके, बचने के लिए। कई बार ऐसा होता है हम अपनी हैंड राइटिंग को अल्टर करने की, थोड़ा चेंज लाने की उसमें कोशिश कर रहे होते हैं ताकि हम पहचान में ना आए, जैसे कि जब हम सिग्नेचर कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स का या ऐसे किसी भी केस में, या फिर अपने सिबलिंग्स का कोई वर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो वैसे केस में हम डिस्गाइज कर रहे होते हैं अपनी राइटिंग को। दिस इज डिस्गाइज हैंड राइटिंग का केस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन बाय प्लेसिंग देम ऑन द, अभी ये क्वेश्चन पूछा था ऊपर में, फिर भी प्लेसिंग देम ऑन जेल कोटेड प्लेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये है आपका जेल कोटेड प्लेट। कौन सा जेल लगा दिया हमने यहाँ पे, अगारोस जेल लगा दिया, एक हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, एक हो गया नेगेटिव टर्मिनल, है ना। अब इसमें बहुत सारे DNA रख दिए जाएंगे, DNA को हम दे देंगे, मतलब इस पूरे सेटअप को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे देंगे। अब ये DNA भागेगा, भागते भागते किधर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल में। जो बिगर साइज का DNA है ना, वो थोड़ा धीरे चलेगा, पीछे छूट जाएगा, छोटे छोटे DNAs आगे चले जाएंगे। क्या है ये प्रोसेस, इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये प्रोसेस का नाम है। गारोस जेल यूज हो रहा है यहाँ पे, याद रखना ये भी। चलो, अब स्किड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन वाला पोर्शन आ गया। आफ्टर लॉन्ग टाइम DNA से हटकर कुछ पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। स्किड मार्क्स से हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, टाइप ऑफ व्हीकल पता चल सकता है क्या, हाँ, स्पीड तो पता चल सकती है ना। कलर कैसे बताएंगे, स्किड मार्क्स तो वहाँ रेत पे बने हैं, जमीन पे बने हैं। हाइट ऑफ व्हीकल भी कई देखो पता चल सकता है, हाँ, टाइप ऑफ व्हीकल भी पता चल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल सकता है। स्टिल चांसेस लेस हैं, बिकॉज वो छोटा टायर स्कूटी का भी हो सकता है, वो छोटा टायर बाइक का भी हो सकता है ना, और एज अ नॉर्मल स्किड मार्क्स से कितना ही टाइप बता लोगे। फिर हाइट ऑफ व्हीकल तो बिल्कुल नहीं पता चलनी है। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं अगला, सेमाइनल फ्लूइड का क्वेश्चन है, उसके स्टेन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो, सेमाइनल फ्लूइड के लिए ना कुछ कुछ टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट के अभी हम नाम देख लेते हैं। सबसे कॉमन जो आपसे पूछा जाएगा वो है क्रिसमस ट्री टेस्ट, क्योंकि ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, नेचर ही कंफर्मेटरी है। RSID किट यूज हो सकती, किट है ये, तो टेस्ट नहीं है हालांकि। फिर फ्लोरेंस टेस्ट आता है, और क्या आता है, बारबेरियोस टेस्ट, ये कुछ टेस्ट हैं। और क्या है, एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट, एसिड फॉस्फेटेस, ये है आंसर। स्टार्च आयोडीन नहीं है, ये किसके लिए है, सलाइवा के लिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाकी के ऑप्शन है वो गलत क्यों हैं। ये दोनों होते हैं ब्लड के टेस्ट। अभी हमने देखा था टाइकमैन टेस्ट कंफर्मेटरी, बेंजीडीन टेस्ट होता है नेचर से प्रिजम्पटिव या फिर प्रीलिमिनरी या फिर प्राइमरी टेस्ट। चलो अगला क्वेश्चन, अ राइटिंग वीकनेस रिफ्लेक्टेड बाय शेकी इरेगुलर स्ट्रोक्स इज टर्म्ड एज। ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन है, और इसको शेकीनेस को क्या बोलते हैं। शेकीनेस होती है हैंड राइटिंग उसकी वजह से इरेगुलर बन जाती है, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे लाइंस वहाँ पे विजिबल रहेंगी, ये एक राइटिंग वीकनेस है, ट्रिमर बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन, द पोस्टमार्टम ड्राउनिंग केस डायटम्स आर मेनली फाउंड इन। पोस्टमार्टम ड्राउनिंग के केस में क्या होता है, मतलब कि एंटीमार्टम ड्राउनिंग यानी कि वो जिंदा था, है ना, जिंदा था जब उसको वहां पर फेंका गया। पोस्टमार्टम ड्राउनिंग मतलब कि मर चुका था, बॉडी कहीं और से लाकर फेंकी गई है वहां पर। तो पोस्टमार्टम ड्राउनिंग के केसेस में पूछ रहा है क्या चीज होता है जो विजिबल होता है, ऐसा कौन सा एक सिंबल होता है, कौन सा जो भी बोलना चाहिए बॉडी पार्ट है जो कि डायटम एनालिसिस के लिए यूज हो सकता है। तो आंसर तो इसका फीमर है। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों ने शायद स्टर्नम या कुछ कुछ भी लिखा था, हमारे टाइम का ये क्वेश्चन पेपर है। एनीवेज
देखते हैं अगला क्या है। 40th क्वेश्चन हो गया अपना, 41 देखते हैं। ओके अच्छा, और एक बात डायटम वाले से ही, कि देखो ऐसा होता है जब बॉडी ऑलरेडी डेड है तो उसके तो लंग्स काम भी नहीं कर रहे हैं ना, तो लंग्स में हमें मिले इसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अगर कोई मरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, तब चांसेस हैं कि उसने कुछ अमाउंट ऑफ डायटम्स ब्रीथिंग के साथ, पानी के साथ बॉडी में इनटेक कर लिया हो या फिर इनहेल कर लिया हो, वुड बी द राइट वर्ड। स्मीयरिंग ओवर द राइटिंग टू मेक द ओरिजिनल अनडेसिफरेबल इज नोन एज अनडेसिफरेबल। डेसिफर ही ना कर पाऊँ मैंने लिखा था फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे 700 रुपीज़, अब इसको स्मीयर कर दिया गया, हटा दिया गया, मिटा दिया गया, क्यों? ताकि ओरिजिनल जो भी लिखा है वो किसी को दिखे ही ना। इसको बोलते हैं ऑब्लिटरेशन। ऑब्लिटरेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, केमिकल तरीकों से भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाइटनर लगा दिया, मैं कर सकती हूँ इसको मैकेनिकल तरीकों से, क्या पता मैंने ये पेज पे ब्लेड चला दी, रेजर चला दिया है ना, मैकेनिकल मेथड से, तो कोई भी तरीका हो सकता है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। 42nd question. Photograph made through a compound microscope and may be generally enlarged image of a small area is known as। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बनाया जाने वाला ये फोटोग्राफ, जो कि किसी भी छोटे से एरिया का एनलार्ज वर्जन है, उसे हम क्या बोलेंगे? फोटो माइक्रोग्राफी बोलते हैं। फाइन, अगला क्वेश्चन है 43rd क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक इज बेस्ट सूटेड फॉर एनालिसिस ऑफ ब्लड एल्कोहल। इनमें कौन सा वे है, मेथड है जो हम यूज करेंगे फॉर द एनालिसिस ऑफ ब्लड एल्कोहल? एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं हेड स्पेस जीसी। इतना पोर्शन ऊपर का थोड़ा सा छोड़ देंगे, हेड स्पेस उसी को ही बोलेंगे, और यहाँ पे सारी प्रोसेस हो रही होगी, ये पोर्शन हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। ब्लड एल्कोहल के लिए एक्सीलेंट प्रोसेस होती है ये, हेड स्पेस गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक नाम है इसका। अच्छा, और एक बात, एल्कोहल क्या है? वोलेटाइल कंपाउंड है, वोलेटाइल कंपाउंड के लिए जीसी एक्सीलेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर इन्वॉल्व इन कंप्लीट कॉन्टैक्ट वुंड पूछ रहा है। शॉर्ट गन में ये पर्सन है एकदम यहाँ से क्लोज कॉन्टैक्ट, एकदम हेड में टच होता हुआ गन रहेगा, पर कौन सा गन है ये भी देख लो, शॉर्ट गन है ना। राइफल वाइफल कुछ नहीं पूछा है, शॉर्ट गन पूछ रहा है, तो उसमें मजल इंप्रेशन तो डेफिनेटली रहेगा, टैटूइंग नहीं रहेगी, सीड जोन जो भी बोलो रहेगा, फिर ब्लैक एंड जोन भी नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? दिस ए एंड सी, यानी कि ये। Close contact wound often show unique mark like muscle impression and also tissue searing, तो ये रहेगा। अच्छा, सीयरिंग, टिश्यू सीयरिंग में यूजुअली क्या होगा? जैसे एक गन है, अब जब भी पर्सन के हेड पे गोली लग रही होगी ना, कुछ सक्शन क्रिएट होगा, द स्किन, द मास विल गो इनसाइड द ओपनिंग ऑफ दैट गन। जो गन की ओपनिंग होगी, मजल एंड होगी ना, ये देखो ये मजल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फनी सी गन, और यहाँ पे थोड़ा सा टिश्यू कुछ भी सक्शन के थ्रू अंदर चले जाता है ना, ये होगा। जब हम फायरिंग कर रहे होंगे, अगर सुसाइड केस है तब की बात कर रही हूँ, और अगर नॉर्मल होमिसाइड है तब भी एप्लीकेबल है, क्योंकि गन है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है ये? इंटरप्शन इन द स्ट्रोक्स ड्यू टू द रिमूवल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज। स्ट्रोक हम इसे बना रहे हैं, अब यहाँ पे मैंने राइटिंग इंस्ट्रूमेंट को रिमूव कर दिया, पेन था मैंने पेन को ही रिमूव कर दिया, या मैंने टी बनाया, मैंने अपना पेन रिमूव किया, फिर ओ बनाया, इसको क्या बोलेंगे? क्यों आया ये इंटरप्शन? क्योंकि मैंने क्या किया, अपनी पेन को लिफ्ट किया, है ना। मैं पेन नहीं अगर उठाती तो यहाँ पे नहीं आता ना ये इंटरप्शन, ओ कैसे लिखते फिर? तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? फिर से फिंगरप्रिंट का क्वेश्चन है। The loop pattern following towards the thumb of the hand is known as। लूप के दो टाइप्स मैंने बताए थे, एक था आपका अल्नर लूप, एक था आपका रेडियल लूप। तो जो थंब की तरफ मूव कर रहा होगा ना, जैसे ये लूप हुआ, लूप कुछ ऐसा सा दिखता है, एक की ओपनिंग होती है टुवर्ड्स द थंब और दूसरे की ओपनिंग होती है टुवर्ड्स योर लिटिल फिंगर, ठीक है। दो बोन्स होती हैं, अल्नर रेडिया, ये दोनों बोन्स होती हैं। अब इनसे ही अल्नर और रेडियल लूप का नाम भी आया है। तो जब भी थंब की तरफ ओपनिंग होगी तब हम उसको बोलेंगे रेडियल लूप, ठीक है। तो इसका भी एक शॉर्ट सा ऐसा ट्रिक था मैंने जो बनाया था, कि यूरिन के लिए यूजुअली लोग दिखाते हैं छोटी वाली उंगली अपनी, स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर, तो यू अल्नर, यू यूरिन, लाइक दैट यू कैन रिमेंबर इट, लाइक दैट इज जस्ट निमोनिक, ठीक है। रेडियल लूप का तो सिंपल है, अगर एक अल्नर एक स्मॉल फिंगर की तरफ है तो दूसरा तो थंब की तरफ पॉइंट आउट कर ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एफीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आना चाहिए। फिंगरप्रिंट से रिलेटेड चीज़ है, कुछ डेटाबेस होता है इसमें सबका,
है ना, जैसे कि कोडिस, कोडिस पता है क्या है, डीएनए का डेटाबेस होता है इसमें। फिर फिंगरप्रिंट का भी तो कहीं सेव होना चाहिए ना, कहाँ पे रहेगा, एफीस। एफीस क्या है, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अल्कोहल्स में what type of hybridization is associated with carbon atom to which the hydroxyl group is connected। ये बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, दिस दैट एंड ऑल। तो देखो, इन अल्कोहल्स द कार्बन अटैच्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैज sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एंड इसका रीजन क्या है, इट्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। sp3 में क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल, sp2 ट्राईहेड्रल, है ना। चलो आगे देखते हैं। हाँ, फिंगरप्रिंट करके एक बुक आई थी, किसने लिखी थी, यहाँ पे ये पूछ रहा है। बर्टिलियन का रिलेशन तो एंथ्रोपोमेट्री से था, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में मिल जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर इज समवन जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप की बात की है। एडमंड लोकार्ड ने तो एक्सचेंज का प्रिंसिपल दिया था। बचा कौन, फ्रांसिस गैल्टन, है ना, फ्रांसिस गैल्टन ही इसका आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। एंड यू मस्ट नो कि फ्रांसिस गैल्टन इज रिगार्डेड एज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न फिंगरप्रिंट एनालिसिस। तो फिंगरप्रिंट की बात हो और फ्रांसिस गैल्टन का नाम ना है, ये नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्किंग नट किसे कहते हैं, मार्किंग नट। अच्छा, अब ये नाम भी क्यों आया, अच्छा क्वेश्चन कहाँ का है भाई, टॉक्सिकोलॉजी का है। मार्किंग नट क्यों बोला, यहाँ इसको हम फॉल्स ब्रूसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। चोट लगी नहीं है, स्किन पे इसको चला दिया, कैसा लग रहा है, जैसे ब्रूज हो चुके हैं, है ना। और जैसे कि फेक एलिगेशंस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, जहाँ पे हमें ये दिखाना होता है कि बहुत ज़्यादा ही वायलेंस हुआ है पर्सन के साथ, अगर फेक केस है तब की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी इससे ब्रूज बना सकते हैं। कहीं पे भी कुछ भी ऐसा, किसी पे भी फेक एलिगेशन लगाने हो कि इसने मारपीट की थी, तब भी लोग इसका मिसयूज करते हैं। तो मार्किंग नट किसको बोलते हैं, मार्किंग नट हम बोलते हैं सेमी कार्पस एनाकार्डियम को। ओके, ट्रेडिशनल मेडिसिन भी है और इसका बहुत सारा फॉरेंसिक एप्लीकेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51st क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन था। एक कंपाउंड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4N6। C4N6, जब हमने इसको बहुत सारे Br2 से ट्रीट किया, ब्रोमीन से ट्रीट किया, तब एक नया सब्सटेंस बन गया B। अब इस B का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहा है, यहाँ पे दिया ही हुआ है सब कुछ, C4H6Br4। The unknown compound A when reacted with ammonical silver nitrate solution। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से जब हमने कंपाउंड ए को रिएक्ट करवाया तब क्या हुआ, इट फॉर्म्स अ वाइट प्रेसिपिटेट। तो ये आखिर ए कंपाउंड है कौन सा जिसके अराउंड ये सारी स्टोरी घूम रही है। देखो, द रिएक्शन विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ टर्मिनल अल्काइल ग्रुप विच विल रिएक्ट एंड विच विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट, जिसकी इसमें बात हुई है। तो इट इज नथिंग बट ब्यूट 1 आइन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, ये भी जनरल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूछ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू तो हमें याद होनी चाहिए। इट इज नथिंग बट 1.33। RI वैल्यू ऑफ वाटर कितनी है, 1.333। चलो अगला क्वेश्चन है 53rd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो चार्ज, चार्ज ही नहीं है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे न्यूट्रॉन ही न्यूट्रल पार्टिकल है, प्रोटॉन तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, एनायन में तो चार्ज होगा ही, है ना, क्योंकि तो आयन है। फिर यही आंसर है, न्यूट्रल पार्टिकल। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हेयर की स्टडी को क्या बोलते हैं। ये तो भाई पॉलन की स्टडी हो गई, है ना, ये सब ब्लड की स्टडी हो गई, तो इट इज ट्राइकोलॉजी। जहाँ भी ये ट्राइको आया बाल हुआ। अच्छा, एक और कंडीशन है, हाइपर ट्राइकोसिस, जब पेशेंट के शरीर में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर हो जाते हैं, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपर ट्राइकोसिस। क्वेश्चन नंबर 55 says following characteristics are peculiar to ball पेन राइटिंग। कहाँ से आया है क्वेश्चन, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से आया है। देखो, इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच आर क्वाइट कॉमन फॉर योर बॉल पॉइंट पेन। तो
डार्कर डबल ट्रैक विद इन द स्ट्रोक प्रेजेंट होता है। ये बॉल पॉइंट पेन के ना कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, देखते हैं चलो। सो बॉल पेन राइटिंग्स टिपिकली एग्जिबिट डार्कर डबल ट्रैक विद इन द स्ट्रोक। बर्स्ट स्ट्राइएशंस भी इसमें कॉमन है। क्यों होते हैं? बिकॉज बॉल पॉइंट में रोलिंग बॉल का मैकेनिज्म होता है, इसी वजह से बर्स्ट स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं। ए एंड बी आर दी करेक्ट आंसर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 56, द नेशनल फॉरेंसिक डीएनए डेटाबेस, ये भी मैंने समझाया था ऊपर में जब हम बात कर रहे थे किसकी, एफीस की। डीएनए डेटाबेस को जो एफबीआई मेंटेन करती है उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि एफीस किसका डेटाबेस था, एक बार फिर से बता रही हूँ, फिंगरप्रिंट का डेटाबेस था। वैसे ही डीएनए का डेटाबेस क्या है? कोडिस। ठीक है, कोडिस यानी कि कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, आना भी चाहिए। कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? कोडिस बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। RH फैक्टर, रीजस फैक्टर को किसने डिस्कवर किया था? आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। अगर आंसर आ रहा है तो पॉज करके बनाने का ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि ये लाइव क्लासेस तो है नहीं, इसीलिए मैंने ऐसा सोचा कि रुकना क्या है ज़्यादा देर तक। RH फैक्टर, RH पॉजिटिव है पर्सन या फिर RH नेगेटिव है, जैसे होता है ना AB पॉजिटिव लिखा रहता है, तो ये जो पॉजिटिव लिखा है ये क्या है? यही आपका RH फैक्टर होता है। अगला है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे दिए हुए हैं इंस्ट्रूमेंट एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या एविडेंस है जिसको इन इंस्ट्रूमेंट से एनालाइज किया जा सकता है। चलो पहला क्या है? माइक्रोस्कोप। दूसरा कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, एक नॉर्मल है एक कंपैरिजन है। फिर आता है थिन लेयर्ड क्रोमेटोग्राफी फॉलोड बाय एल्सडा। एल्सडा का मैंने बताया था इंटेंडेड राइटिंग के लिए यूज होता है। पीछे जो दबी दबी सी राइटिंग रहती है ना, हमारे ज्यादा पेन प्रेशर की वजह से बनती है, उसे इंटेंडेड राइटिंग बोलते हैं, बता चुकी थी मैं। TLC यानी कि आपका थिन लेयर्ड क्रोमेटोग्राफी। डी का ऑप्शन नंबर 4 है, सी का ऑप्शन 1, डी का ऑप्शन नंबर 4। हाँ आई थिंक सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है। माइक्रोस्कोप से फाइबर एनालिसिस होता है, वहीं पे कंपैरिजन माइक्रोस्कोप फायर्ड बुलेट के लिए होता है। इसमें हम क्या करते हैं पता है? साइड बाय साइड कंपैरिजन कैरी आउट करते हैं कि किस तरह के मार्क्स हो सकते हैं बुलेट में प्रेजेंट होंगे, वेदर एक्सट्रैक्टर मार्क होंगे या फिर रिजेक्टर मार्क होंगे, ये सबको देखने के लिए यूज होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज बेस्ड ऑन हीमोग्लोबिन एक्टिविटी। हीमोग्लोबिन एक्टिविटी मतलब कि ब्लड का टेस्ट ही पूछ रहा होगा क्वेश्चन में। तो कैजलमायर, सिल्वर नाइट्रेट, कोलिन टेस्ट, स्टार्च आयोडीन टेस्ट। देखो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है AgNO3, वो तो यहाँ पर आंसर है ही नहीं। कोलिन टेस्ट हो गया, इट इज डन फॉर स्पर्म। स्टार्च आयोडीन सलाइवा के लिए किया जाता है। बचा क्या? कैजलमायर टेस्ट। कैजलमायर टेस्ट का एक और नाम भी होता है फिनोल्फथैलीन टेस्ट। तो फिनोल्फथैलीन टेस्ट और कैजलमायर टेस्ट जो भी बोलो, पिंक कलर देता है ये। इसका रिजल्ट कौन सा कलर देता है? पिंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रिकॉम्बिनेंट DNA रिलाइज ऑन टू कट DNA इनटू फ्रेगमेंट्स। इनमें से ये बहुत सारे, ये तो आया है पहले तो क्वेश्चन DNA फॉरेंसिक्स या फिर DNA फिंगरप्रिंट का क्वेश्चन है। जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी होती है, क्वेश्चन उस वहां से पूछा गया है, उस सेगमेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोसेस, तब वहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज होता है। RFLP सुना होगा। RFLP क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज RFLP। ठीक है, ये एक सर्टेन एरिया पे जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे ना, वो एक सर्टेन एरिया पे कट लगा देगा किसी भी DNA के। हाँ, द इंस्ट्रूमेंट दैट ऑटोमेट्स द रैपिड एंड प्रिसाइज टेम्परेचर चेंजेस रिक्वायर्ड टू कॉपी अ DNA स्ट्रैंड। यहाँ पे पूछ रहा है कि आखिर वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर चेंज के कंट्रोल के रिस्पॉन्सिबल होता है जब भी हम क्या कर रहे होते हैं? DNA स्ट्रैंड की कोई कॉपी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कौन सी प्रोसेस में होगा? पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के टाइम पे होगा। तो PCR मशीन में वी हैव अ थर्मल साइक्लर। थर्मल साइक्लर ही पूरे टेम्परेचर को चेंज करना, टेम्परेचर कंट्रोल करना, ये सब को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइन। 62 क्वेश्चन ये है
टॉक्सिकोलॉजी पोर्शन का क्वेश्चन, पोस्टमार्टम स्टेनिंग पूछ रहा है और कॉज ऑफ डेथ पूछ रहा है। जब भी हम एक डेड बॉडी को देखते हैं एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि उसमें बहुत सी कुछ चीज़ें हैं मेन जो ऑब्जर्व की जाए, कि वहाँ पे कौन सी स्मेल आ रही है, कलर ऑफ पीएम लिविडिटी जो होता है, पोस्टमार्टम डिस्कलरेशन पीएम लिविडिटी, ये ऑब्जर्व करना होता है, क्या कलर आ गया है बॉडी का। पोस्टमार्टम स्टेनिंग जो है ना, उसको ही कहते हैं लिविडिटी को। उसके बाद क्या स्मेल है वहाँ पे सराउंडिंग में, लाइक गार्लिक लाइक हो या रोटन एग लाइक स्मेल हो, कहीं ना कहीं उससे भी एक हमें मिलता है आइडिया कि कौन सा पॉइजन प्रोबेबली यूज हुआ होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ लिविडिटी पोस्टमार्टम स्टेनिंग, तो डिफरेंट कलर्स हैं एंड पॉसिबल जो भी पॉइजन यूज हुआ होगा उनके नाम है यहाँ पे। देखो चेरी रेड कलर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से, तो ए का ऑप्शन नंबर 2 है। हाँ, दिस माइट बी द करेक्ट आंसर, बट बाकी सारे ऑप्शंस भी देखते हैं। सो अगला क्या है, हाँ ब्राइट पिंक कलर, ये किसी भी रेफ्रिजरेटेड बॉडी का होता है। जब बॉडी को बहुत टाइम तक कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाता है ना, तब उसका कलर ब्राइट पिंक हो जाता है। फिर ऑप्शन नंबर सी क्या, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर या फिर चॉकलेट लाइक कलर, ये याद रखना फॉस्फोरस पॉइजनिंग में होता है, और जब भी डेड बॉडी का चॉकलेट कलर हो जाता है तो वो पोटेशियम क्लोराइड की पॉइजनिंग से होता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 62nd क्वेश्चन, the chemical technique utilized for development of latent fingerprint on which type of surface, non porous, non porous surface का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, कोई पॉलीथीन हो सकता है, कोई प्लास्टिक का सरफेस हो सकता है ना, ये सारे तो नॉन पोरस हो सकते हैं। ऐसा सरफेस जो कि मेटालिक हो, मेटालिक मेटल में पोर होते हैं क्या, नहीं, तो मेटालिक सरफेस भी इसका एक एग्जांपल हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे टाकायामा टेस्ट तो भाई है ही नहीं, ये तो ब्लड का टेस्ट है, इतने बारी हम देख चुके हैं। एल्यूशन टेक्निक क्यों ही यूज होगा, वॉकर टेस्ट भी नहीं होता, ये है। अच्छा, वॉकर टेस्ट का रिलेशन कहाँ से है, आपके बैलिस्टिक्स पोर्शन से है, तो यहाँ पे तो इसका काम ही नहीं है वॉकर टेस्ट का। नाइट्रेट एनालिसिस, जब हम गन पाउडर एनालिसिस पढ़ते हैं जीएसआर, तब वहाँ पे हम वॉकर टेस्ट को देखेंगे। पर जब हम सुपर ग्लू टेक्निक की बात करें तो वो यूज होता है नॉन पोरस सरफेसेस पे। अच्छा, सुपर ग्लू टेक्निक को कुछ और भी बोलते हैं, क्या नाम है उसका, इफ यू नो तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बताना। सुपर ग्लू फ्यूमिंग टेक्निक का दूसरा नाम क्या है, सी से स्टार्ट होता है, लो इतना भी मैंने हिंट दे दिया, जरूर बताना। चलो देखते हैं 64th क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन। इफ, अच्छा मैच द कॉलम है, कहाँ से आया हुआ है, if two writings are by a single person, okay, maybe from QD, personal peculiarities, many of them in inconspicuous details, ठीक है, class characteristics, और आगे बताना है क्या है individual characteristics। चलो देखते हैं। if two writings are by a single person, अगर दो राइटिंग को एक ही पर्सन ने लिखा है तो no fundamental differences should exist, natural variations तो रहेंगे ही, नो डाउट अबाउट इट, बट ऐसा कुछ मेन डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ नहीं है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, एक का ऑप्शन नंबर 3, दिस माइट बी द करेक्ट आंसर, बस बट अभी और भी ऑप्शंस को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। बी क्या कहता है, पर्सनल पेक्युलरिटीज, मेनी ऑफ देम इन इनकॉन्स्पिशियस डिटेल्स, ऐसी पर्सनल पेक्युलरिटीज विच माइट बी देयर इन इनकॉन्स्पिशियस डिटेल, सो they might be helpful to distinguish the writing of two people, isn't it? Class characteristic, इंडिविजुअल, क्लास कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल में कॉमन होते हैं। इंडिविजुअल जो कि किसी पर्सन के या फिर क्या बोलना चाहिए, स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, किसी पर्सन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे ये आई इस तरह से लिखने की आदत है फॉर एन एग्जाम्पल, तो ये मेरा इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये हुआ। तो नंबर सी का क्या होगा, मे रिजल्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंसेस इज राइटिंग, या देखो क्लास कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ पीपल में कॉमन है, तो जैसे कोई सेम स्कूल में पढ़ा है ना, यहाँ पे भी लिखा है मे रिजल्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंसेस इज द राइटिंग सिस्टम स्टडीड एक्सेट्रा, कहीं सेम स्कूल में पढ़े हैं और वहाँ पे ऐसा ए बनाना सिखाया गया, तो हो सकता है लगभग सारे बच्चे ऐसे ही बनाते हो कुछ को छोड़ के, तो ये तो ग्रुप ऑफ पीपल में कॉमन हुआ ना। इंडिविजुअल में क्या होगा, बैकबोन होता है आइडेंटिफिकेशन का, हर इंडिविजुअल का लिखने का तरीका अलग होता है, इससे ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर कि आखिर ये किसका है। जैसे किसी का राइटिंग स्टाइल ऐसा है, कोई ऐसे आई बनाता है, कोई इस तरह से बनाता है, सबकॉन्शियसली कभी ना कभी उनकी राइटिंग में ये देखने को मिल सकता है। $65 question. The ratio of speed of light in a vacuum to its speed in a given substance. ये है फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको, रेशियो पूछ रहा है किसका, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, वैक्यूम में, टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन सब्सटेंस। अभी गिवन सब्सटेंस तो कुछ भी हो सकता है ना,
कोई वुड हो सकता है, या कोई प्रिज्म हो सकता है, या मैं वाटर की बात कर सकती हूँ, है ना, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेकिन दिस इज नोन एज दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन क्या है, आया हुआ है फॉरेंसिक मेडिसिन पोर्शन से। डिफरेंट वुंड्स दिए हैं, कॉजेटिव एजेंट बताने हैं हमें। देखो, चॉप वुंड, पंचर वुंड, ब्रूज, इंसीजन, सब कुछ पूछा गया है। तो सबसे पहले चॉप वुंड। चॉप वुंड कब बनेगा, कहीं देखो चॉप कर दिया गया, चॉप किस चीज से कर सकते हैं, सोचो, चॉप कर दिया गया किसी चीज को, लाइक बुचर होता है ना, बुचर क्या करता है, चॉप कर देता है मीट के पीसेस को, इस टाइप का। अगर चॉपिंग की बात की जाए, क्या नीडल से होगी, नाइफ से, एक्स से, विप से, ये सोचना है। ब्रूस कैसे बनेंगे, कॉन्ट्यूजन, विप से बनेंगे, सी का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। पंचर वुंड, पंचर एक छोटा सा डॉट लाइक समथिंग हो सकता है ना, कहाँ से आया पंचर, नीडल से बनेगा, बी का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फिर ए का चॉप, जो मैंने बताया बुचर करता है, बुचर की नाइफ देखी होगी, वैसा वैसा कुछ, एक्स से। ट्रीज को भी तो चॉप करते हैं, है ना, नीडल से करते हैं, नाइफ से करते हैं, विप से करते हैं, नहीं। तो फिर यहाँ पे भी यही है, और बच्चा कुचा तो ये नाइफ से ही बनता है। इंसीजन्स जो होते हैं ना, किसी शार्प वेपन से ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो विप, ये सब कुछ तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो ही जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये द टाइप ऑफ प्रोटीन दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, एक प्रोटीन जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है फॉर सर्टेन स्पेसिफिक रिएक्शंस इज नोन एज, कौन सा प्रोटीन है वो, एक ऐसा प्रोटीन, एंजाइम ही होगा। लैक्टोज तो प्रोटीन होता नहीं, सेल्यूलोज भी प्रोटीन नहीं है। ये एक वर्ड से ही पूरा आंसर मिल जा रहा है। ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये, है ना, ये इनमें से कोई भी प्रोटीन नहीं है। सो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बताओ, मैच द कॉलम है, बायो जीरो से आया हुआ है, फिनोटाइप दिया है और पूछ रहा है उसके साथ में कौन सी एंटीबॉडी होगी। तो एक वर्ड होता है एंटीबॉडी, दूसरा वर्ड होता है एंटीजन। जब भी कभी भी फिनोटाइप होगा ओ, फिनोटाइप जीनोटाइप का डिफरेंस आई होप आपको पता है। जैसे जीनोटाइप होगा ओ, तो क्या ब्लड ग्रुप देगा, ओ, ये हो जाएगा फिनोटाइप। ए बी है इसका जीनोटाइप, क्या ब्लड ग्रुप देगा, ए बी, ये है फिनोटाइप। ओ ए है इसका जीनोटाइप, क्या ब्लड ग्रुप देगा, ए ब्लड ग्रुप, क्या है ये इसका फिनोटाइप, ठीक है। तो ये था फिनोटाइप और जीनोटाइप का डिफरेंस। अब अगर किसी का फिनोटाइप ओ है तो कहीं ना कहीं उसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी। अच्छा हाँ, एक और चीज याद रखना, कोई इनमें से एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, और एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास दोनों ही एंटीबॉडी होती है। तो ये भी माइंड में रखा जाना चाहिए। तो फोर्थ का इट इज, सॉरी, ए का इट इज ऑप्शन नंबर 4, इसके पास दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। फिर जब हम बात करेंगे क्या है यहाँ पे फिनोटाइप ए की, तो ऑप्शन नंबर बी का इट इज गोइंग टू बी 3, एंटी बी प्रेजेंट है, इसमें एंटी ए प्रेजेंट होगा, इसमें एंटी बी है, तो इसमें वहीं पे ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नाउ 69th क्वेश्चन, फिर से मैच द कॉलम टाइप है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस दी हुई हैं, किस ब्रांच में क्या पढ़ते हैं, कौन सा एरिया कवर होता है, ये पूछ रहा है। पोडोग्राम, काइलोस्कोपी, पैलेटोस्कोपी, डेक्टाइलोग्राफी। देखो, पोडो, पोडा, ये वर्ड क्या हुआ, इसका मतलब है पैर, फुट। तो ए का कनेक्शन है आपके फुटप्रिंट, मतलब कि फुटप्रिंट की स्टडी से। ए का ऑप्शन नंबर 1 दोनों जगह है। काइलोस्कोपी में हम देखते हैं लिप प्रिंट एनालिसिस कैसे होता है। सो बी का, सॉरी, लिप प्रिंट एनालिसिस, नॉट फिंगरप्रिंट एनालिसिस, गलत जगह टिक हो गया। काइलोस्कोपी में हम देखते हैं लिप प्रिंट एनालिसिस, तो बी का ऑप्शन नंबर 3 है। पैलेटोस्कोपी, पैलेट, पैलेटल रूगे, सी का ऑप्शन नंबर 4, पैलेट से, है ना, पैलेट का एग्जामिनेशन ये ना मास डिजास्टर के केस में बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि पैलेटल रूगे इतना इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, माउथ के अंदर कवर रहते हैं ना, कहाँ से इतना इजीली डिस्ट्रॉय होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। डी का 2 है, डेक्टाइलोग्राफी। Which of the following tire marks are created when the tire rotates while simultaneously turning? जब टायर रोटेट भी हो जाता है, टर्न होते होते, ये दोनों साथ में हो रहे होते हैं, ठीक है, टर्निंग भी हो रहा होता है प्लस क्या हो रहा होता है, टायर का रोटेशन भी हो रहा होता है, तब किस टाइप का टायर मार्क बनता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। वेदर स्किड मार्क, वेदर ट्रेड मार्क, या फिर एक्सेलरेशन, या फिर यॉ मार्क्स। सो यू मस्ट नो कि ऐसे में क्या होगा, कर्व टायर मार्क्स बनेंगे, किस टाइप के, कर्व्ड टायर मार्क्स बनेंगे। और इट ऑफन हैपन व्हेन व्हीकल लूजेस द कंट्रोल,
इसको बोलेंगे योर मार्क्स. फाइन. क्वेश्चन 71. इजीएस्ट FIR का फुल फॉर्म पूछ रहा है. क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, है ना. इट इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, एंड जैसे ही क्राइम होगा या हो रहा है या मिसिंग है कोई पर्सन व्हाटसएवर, इट शुड बी फाइल्ड प्रॉम्प्टली विदाउट द वेस्टेज ऑफ टाइम. इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय पुलिस पर्सनल्स. फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं. Again, same topic, accidental investigation से. Which of the following tire thread characteristic does not belong to the tire thread nomenclature? ये यानी कि जो भी words दिए हुए हैं ना, they are the part of nomenclature of tire thread. तो इनमें से कौन है जो tire thread nomenclature का part है ही नहीं? देखो, sites है, furls हैं, and नहीं sorry furls नहीं है, तो ये correct answer है. grooves तो होते हैं, ribs भी होते हैं. फुल्स आर नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टायर मार्क, और बाकी ये जो 3 वर्ड्स हैं ये उसमें इंक्लूड होते हैं. एंड यू मस्ट नो दैट टायर ट्रेड एनालिसिस इज वेरी क्रूशियल फॉर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 72 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट अल्कोहल परसेंटेज. सबसे ज्यादा अल्कोहल की मात्रा किसमें होती है? तो वाइन में, रम में, शैम्पेन में या बियर में. इन सब में ना सबसे ज़्यादा अल्कोहल की कंसंट्रेशन रम में होती है. ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम समवेयर 40. और रम जो है वो डिस्टिल्ड होता है. अब इसकी वजह से क्या होगा? कहीं ना कहीं अल्कोहल कंटेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. चलो 74th क्वेश्चन देखते हैं. मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, वेजिटेबल पॉइजनिंग से आया है, टॉक्सिकोलॉजी का क्वेश्चन है ये. क्या क्या दिया है ऑप्शन में? रेसिनस कम्युनिस, यानी राइसिनस का एक्टिव कंपोनेंट होता है. क्रोटोन-टिग्लियम, सेमीकार्पस एनाकार्डियम, कैप्सिकम एनम. देखते चलते हैं. कॉमन नेम साइंटिफिक नेम है और ये वेजिटेबल पॉइजन दिया है. रेसिनस कम्युनिस, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो कॉमन नेम ही सबका पूछ रहा है इसमें. रेसिनस कम्युनिस को हम बोलते हैं RND. ठीक है. फिर क्रोटोन-टिग्लियम, क्रोटोन-टिग्लियम को जमाल गोटा बोलते हैं. सेमीकार्पस एनाकार्डियम, ये है मार्किंग नट. क्यों? फेक ब्रूजेस, फॉल्स ब्रूजेस बनाने में यूजफुल है. कैप्सिकम एनम तो लाल मिर्च होती है, ये वैसे नॉर्मल वाली लाल मिर्च नहीं है, शिमला मिर्च जैसे दिखने में होती है ये. तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही आंसर है. एक बार एग्जाम सेंटर में जाने से पहले जितने भी पॉइजन, स्पेसिफिकली प्लांट पॉइजन के कॉमन नेम्स पढ़ के ही जाना. क्वेश्चन इसमें से भी पूछा गया है. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. 75 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, टोटल 75 क्वेश्चन ही पूछे गए थे. क्या कह रहा है ये? एक्टिव कंपोनेंट बताने हैं हमें सबके. ओलिएंडर, बीटल नट, एकोनाइट, टोबैको. तो इसमें होगा ए का इज ओलिएंडर का तो नीरिन है. ओलिएंडर नीरियम भी इसका पूरा नाम होता है. ओलिएंडर नेरियम, नीरिन इसका एक्टिव कंपोनेंट है. फिर बीटल नट इज दिस एरिकोलाइन. एकोनाइट, एकोनाइट का एक्टिव कंपोनेंट क्या होगा? दिस सीराकोनाइट, नाम में ही है एकोनिटीन, सीराकोनिटीन. ठीक है. फिर टोबैको में क्या प्रेजेंट है? सबको पता होता है, निकोटीन प्रेजेंट है. क्या इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नीचे में दिया होगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. यहां से ही देख लेते हैं. थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, यहाँ पे दिया है. आई होप यू लाइक द सेशन. डो नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. PDF अगर चाहिए इसका तो वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है.
फिंगरप्रिंट। ठीक है, चलो